Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 62वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी। सांसद हैं राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के। आप बचपन से ही सामाजिक कार्यों में गतिशील रहे हैं, राष्ट्रीय गतिविधि में आपकी बहुत भूमिका रही है, तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने जा रहा है। तो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपको आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के लिए श्रीमान। बहुत धन्यवाद। मैं बोलना शुरू करूं? जी जी। सबसे पहले मैं श्री मनीष सिन्हा जी और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया और आप सभी की टीम और पूरे भारतवर्ष में सभी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ एक संवाद करने का मौका दिया, तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। भारत का स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता का ढांचा, अगर किसी को इसका स्वरूप देखना है तो आज से तकरीबन 50 साल पहले के भारत को देखना होगा। एक समय भारत का प्रत्येक गांव एक संपूर्ण राष्ट्रीय इकाई के रूप में काम करता था। प्रत्येक गांव अपने ही गांव में हुए उत्पादन के माध्यम से सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी शिल्पकार, सभी खेतिहर मजदूर, सभी खेत मजदूर, किसान आपस में मिलकर एक गांव के अंदर एक संपूर्ण इकाई के स्वरूप के अंदर रहते थे। हमने वो जमाना देखा है जब आत्मनिर्भरता का, जिसको हम आज एक नए रूप में प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो स्वरूप उन्होंने दिया है, वो प्रत्येक गांव में पहले से ही हमारे पूर्वजों, हमारे बुजुर्गों द्वारा संस्कारों के अंदर शामिल था। हमने वो जमाना देखा है, गांव का शिल्पकार लोहार लोहे का काम करता था, कुम्हार गांव के अंदर ही घड़े का निर्माण करता था, बढ़ई गांव के अंदर ही लकड़ी का काम करता था, गांव का किसान कपास उगाता था तो वहीं पर उस कपास की रुई निकाली जाती थी। गांव का जुलाहा ही, जो घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें सूत काटती थी, गांव में ही उसका कपड़ा बुनता था। गांव का रंगरेज ही उस कपड़े की रंगाई करता था। गांव का दर्जी उस कपड़े की सिलाई करके हम सब के लिए, गांव के लोगों के लिए वस्त्रों का निर्माण करता था। इसी प्रकार जो खेत के ऊपर काम करने वाले मजदूर थे, उनकी हिस्सेदारी किसान की पैदावार के अंदर एक स्वाभाविक तरीके से चलती रहती थी। गांव का, जिसको आज हम आरामदासिया या एक रूप में चमार कास्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो चमड़े का काम करता था, जूती भी बनाता था और जो पशु मर जाते थे उनकी खाल उतारने का काम भी करता था। किसान गन्ना उगाता था तो गांव के ही कोलों के ऊपर गुड़, शक्कर और खांड ये सब कुछ बनाया जाता था। और उसका भी एक नायाब तरीका था, कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। उस समय के अगर सिस्टम को हम अच्छी तरह से देखें
और किसी बुजुर्ग के पास बैठ के उसकी जानकारी लें, क्योंकि हमने तो सारा जमाना देखा है। सभी लोग एक समूह बना के अपने अपने कोल्हू चलाते थे, सबका रस मिलके आपस में बारी आ जाती थी और जितनी वो बिजाई करते थे उसी के हिसाब से उनकी जोट निर्भर होती थी कि वो कितने टिन आज रस के भरेंगे, और उतना ही उसको बारी मिल जाती थी और सबका रस मिलके बराबर की पकाई होके सबके हिस्से आपस में गुड़, शक्कर, खांड जो कुछ भी होता था एक सब आपस में बांट लेते थे, और इसमें किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं आता। ऐसे हिसाब से हमारी नीयत होती थी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से का सामूहिक रूप से एक कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से बनाया हुआ माल उसको मिल जाता था। तो उस पुराने जमाने को अगर हम देखते हैं तो साधनों की कमी होते हुए भी, जबकि खेती में उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, खाद नहीं थे, सिंचाई के माध्यम भी बहुत ही सीमित मात्रा में थे। हरियाणा में बहुत सी जमीन के ऊपर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था, वो केवल मात्र वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर रहते थे। फिर भी गांव के अंदर बेरोजगारी और भूखमरी वो नहीं थी, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए संपूर्ण राष्ट्रीय इकाई के रूप में प्रत्येक गांव काम करता था। जी, कहते हैं किसी तकनीकी खराबी कारणों अभी से माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कार्यक्रम में सभी बंधु जुड़े, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो फिर से अपने बीच में रामचंद्र जांगड़ा जी आ गए हैं, तो हम सभी सुने, बहुत अद्भुत व्याख्यान दे रहे हैं आप जी, आपका स्वागत है। जो मैं गांव का आपके सामने जिक्र कर रहा था कि प्रत्येक गांव एक संपूर्ण इकाई था और एक संपूर्ण राष्ट्र था अपने आप में, और प्रत्येक व्यक्ति गांव में ही पैदा हुई चीज के माध्यम से अपनी आजीविका चलाकर वहीं पर आत्मनिर्भरता उद्योग कह सकते हैं। तो प्रत्येक गांव के अंदर स्वयं हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया हुआ था, लेकिन आज वो व्यवस्था किसी गांव में नहीं है। इस बात को अगर किसी ने समझा था, आत्मनिर्भर भारत कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से किस तरह से रहे, तो इस मर्म को उस समय के भारत की आर्थिक अवस्था के बारे में, सामाजिक अवस्था के बारे में महात्मा गांधी ने अच्छी तरह से इस बात को समझा था, और उन्होंने इसीलिए हिंद स्वराज जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उन्होंने जो मेरे सपनों का भारत एक पुस्तक लिखी है, उसमें पूरी तरह से अपने भारत के सपनों के बारे में, किस तरह से आगे के समय में भारत रहे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भरता से लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से अपना जीवन यापन करे। तो इस मेरे सपनों के भारत नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरी उनकी योजना, पूरे उनके विचार दिए हुए हैं। मैंने विस्तार से वो पुस्तक पढ़ी है। लेकिन पंडित नेहरू जी ने भारी उद्योगों के माध्यम से देश की समृद्धि का सपना लिया। वो पाश्चात्य जो इंग्लैंड की सभ्यता थी, वहां पर क्योंकि जमीन कम, मैन पावर भी कम, और वहां का जो सिस्टम था, तो वो उद्योगों के माध्यम से ही अपनी चीजें जो एक्सपोर्ट करते थे, उसके माध्यम से उनका गुजारा चलता था। उस व्यवस्था को लागू करने का सपना नेहरू जी ने, और बड़े भारी उद्योगों के माध्यम से हिंदुस्तान की समृद्धि का रास्ता उन्होंने ये सपना देखा और उसको हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की। और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव का ग्रामीण दस्तकार और खेती और मजदूर सबके सब धीरे 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 वो निहत्थे होते चले गए। और जो भी एक कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का, जिसको आज के समय में हम MSME कह सकते हैं, उसका काम बड़े कारखाने ने ले लिया। यहाँ तक के हम जो नमक रोजाना खाते हैं, वो भी टाटा जैसी कंपनियों के माध्यम से नमक की पिसाई होने लगी, जबकि हमारी माताएं
जो हमारा रॉ साल्ट जिसको हम बोलते हैं, कच्चा नमक जिसको बोलते हैं, ला के सुखा के अपने घर में ही पीसती थी। तो जो छोटे छोटे काम थे, जैसे हमारे नाई वर्ग है, गांव में ही वो अपना काम करता था और उसके जो औजार थे जितने, वो गांव का ही दस्तकार उनका निर्माण करता था। अगर हमें एक तरह से देखें तो आपको थोड़ा सा अद्भुत लगेगा कि आज हम जिन ब्लेड्स का प्रयोग करते हैं और उस समय जो हमारा नाई समाज के जो बुजुर्ग जो उस तरह जो प्रयोग करते थे, वो गांव का ही कारीगर उनका निर्माण करता था और उसकी जो टेम्परिंग की जो क्वालिटी थी वो आज किसी ब्लेड की क्वालिटी नहीं है और वो वर्षों तक एक ही उस तरह चलता था। उस समय जो नाखून काटने का भी एक जो नेहरना जिसको बोलते थे, वो गांव का ही लोहार बनाता था और उसका जो टेम्पर की जो क्वालिटी है वो आज किसी कंपनी के अंदर उस टेम्पर की क्वालिटी का निर्माण नहीं हो सका है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो गांव के अंदर लोहार उसको टेम्पराइज करता था, उसका निर्माण करता था, उस औजार की क्वालिटी आज किसी कारखाने में भी उसके मुकाबले की नहीं हो पा रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान के कारीगर के पास कोई हुनर की कमी नहीं, हिंदुस्तान के दस्तकार के पास कोई हुनर की कमी नहीं। अगर हम राजस्थान के अंदर जाके देखें कि हिंदुस्तान के कितने मंदिरों को देख सकते हैं, कोणार्क के मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, ताजमहल हैं और कितने ऐसी वास्तुकला की इमारतें आज हमारे सामने हैं जिनका पूरे विश्व के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। तो हम इस बात के माध्यम से कह सकते हैं कि गांव के में बसने वाले कारीगर में हुनर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हुनर का आज की जो आधुनिकता है, जो आधुनिक जीवन है और आधुनिक शैली है, उसके हिसाब से अगर साथ के साथ उसके हुनर का विकास होता रहा और आज के समय की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती रही, जो काम एक गांव में कुटीर उद्योग के अंदर हो सकता था उसको अगर बड़े कारखाने ना अपनाते, मैं इस कई उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे सारा का सारा जो चमड़े का काम गांव के अंदर ही हमारा चमार भाई करता था, तो वो सारा का सारा आज बड़ी कंपनियों के पास है, चाहे वो लिबर्टी है, चाहे वो बाटा है, चाहे और दूसरी कंपनी में है, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, सब हमारे सामने हैं। रिबॉक के और है, बड़े बड़े जूते, एक्शन कंपनी है। वो गांव के चमार को तो नियथा कर दिया, एक कारखाने पता हिंदुस्तान के अंदर जब ये देश था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे हिस्से थे, ढाका के अंदर जो मलमल तैयार होती थी, उस मलमल की जो क्वालिटी हमारे जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि एक थान को माचिस की डिब्बी के अंदर बंद कर देते थे या अंगूठी के अंदर से गुजार देते थे। इतनी महीन कारीगरी से उसकी कताई होती थी और उसका खड्डी के ऊपर ही निर्माण होता था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस उद्योग को हम गांव-गांव तक बढ़ावा देते और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ को काम देते और कपड़ा बुनने का काम हम गांव की उन खड्डियों को ही आज के हिसाब से हम उनको पावर लूम कह सकते हैं। उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ हाथ से चलता था, लेकिन आज पावर लूम के माध्यम से देश की जनसंख्या के हिसाब से वो उसकी पूर्ति भी कर सकते थे और एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। देश में इतने स्तर के ऊपर आज भी बना सकते हैं कि ऐसी चीजों का निर्माण, ऐसे कपड़े का निर्माण कर सकते हैं अगर उनको पूरी तरह से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा दिया जाए, पूंजी मुहैया करवाई जाए और उनमें क्वालिटी की आज भी कोई कमी नहीं है, हुनर की भी कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस ओर सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया और सारा का सारा काम बड़े कारखानोदारों ने धीरे धीरे ले लिया। मैंने स्वयं में, जब मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन था, तो मैंने लखनऊ वहां पर वाराणसी के अंदर जाके बनारसी साड़ी उद्योग का मैंने कार्य देखा। मैं उन क्लस्टरों के अंदर गया, गांव के अंदर, जहां पर इन साड़ियों का निर्माण होता है। कुछ जगह के ऊपर आज भी हाथ से वो खड्डियां चलाते हैं और काफी जगह के ऊपर वहां पर सरकार ने, अब हमारी सरकार आने के बाद, पावर लूमों की व्यवस्था की है
जिसके माध्यम से जो साड़ी 10 दिन में एक तैयार होती थी तो 1 दिन में साड़ी तैयार कर सकते हैं पावर लूम के माध्यम से। लेकिन मैंने जो वहां पर देखा है, पावर लूम की साड़ी की क्वालिटी जो हाथ की खड्डी की क्वालिटी थी उससे कम क्वालिटी थी। हाथ की खड्डी वाली साड़ी की क्वालिटी पावर लूम से बढ़िया क्वालिटी थी। तो हमारे पास कोई मैन पावर की कमी नहीं। हम जैसे बड़े बड़े उद्योगों को सब्सिडी देते हैं, अब सवाल ये होता है कि पावर लूम पर एक साड़ी 10 दिन में तैयार होती है, तो एक काम करने वाले कारीगर की अगर 500 रुपए भी रोजाना दिहाड़ी लगाई जाए, दैनिक मजदूरी लगाई जाए, तो 5,000 रुपया साड़ी बनाने के अंदर है उसका केवल मात्र उसकी मजदूरी हो जाएगी, बाकी कपड़ा अलग है। लेकिन पावर लूम में कम मजदूरी में वो साड़ी तैयार हो जाएगी और बड़े कारखाने में उससे भी कम कीमत में तैयार हो जाएगी। तो गांव का जो हाथ से काम करने वाला कारीगर है उसका बनाया हुआ माल फिर बाजार में कंपटीशन में नहीं बिक सकेगा। तो जो सब्सिडी हम बड़े उद्योगों को देते हैं वो सब्सिडी हम अगर गांव के कारीगर को मुहैया करवाएं, और उसको मैंने देखा वहां पर, मैंने पूछा उनसे कि आप ये साड़ी अपने लिए बना रहे हो, आपकी अपनी पूंजी है? तो उन्होंने बताया नहीं जी, ये तो व्यापारी ने सारा धागा हमें मुहैया करवाया है और हम व्यापारी के लिए ही इनका निर्माण कर रहे हैं। मैंने कहा तुम खुद की साड़ी बना के खुद बाजार में क्यों नहीं बेचते? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पूंजी नहीं है। अगर हमारे पास पूंजी हो धागा खरीदने के लिए, और वो बहुत ज्यादा उनको पूंजी की जरूरत नहीं, एक पावर लूम 1-1.5 लाख रुपए के अंदर पावर लूम की स्थापना हो जाती है और 2-3 लाख की पूंजी से वो इतना धागा खरीद सकते हैं कि अपने ही लेवल के ऊपर अपने साड़ी का निर्माण करके और बाजार में वो बेच सकें। बीच में जो व्यापारी उनको धागा दे के जाता है और साड़ी तैयार करवा के बीच का सारा मुनाफा व्यापारी के घर में जाता है, वो मुनाफा वो खुद कमा सकते हैं। लेकिन उनको कोई बैंक लोन नहीं देता, निगमों के पास बजट बहुत कम है, निगमों के पास पैसा नहीं है। मैंने पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम उत्तर प्रदेश के अधिकारी बुलाए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई बजट ही नहीं। तो इस ओर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। और आज भी गांव के अंदर वो कारीगर, वो चाहे लोहे का काम करने वाले हैं, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले हैं, चाहे वो कपड़े का काम करने वाले हैं, हमारा जो कुम्हार भाई है जो मिट्टी के बर्तनों का काम करता है, वो आज भी गांव के अंदर मौजूद है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कुम्हार की अवस्था को। एक समय पूरे मिट्टी पकाने की कला के ऊपर कुम्हार का कब्जा था। गांव के आसपास ही नजदीक पजावे सिस्टम होता था, पजावे लगा दिए जाते थे जिनको आज हम ईंट भट्ठे बोलते हैं। तो उसके पास कोई ईंधन की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ना वो कोयला यूज करता था, ना कोई दूसरा फ्यूल यूज करता था। गांव के अंदर ही जो कूड़ा करकट होता उसको इकट्ठा करके और अपने ही द्वारा हाथ से पकाई हुई ईंट को पजावे में पकाता था और उससे सभी पक्के घरों का निर्माण होता था। और आज भी अगर आप देखेंगे पजावे की पकी हुई ईंट की जो क्वालिटी है वो आज किसी भी उन्नत किस्म के जो ईंट भट्ठा जिसको ब्रिकलेंस बोलते हैं उसके अंदर पकी हुई ईंट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वो ईंट होती थी, उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। वो काम कुम्हार आज भी कर सकता है, लेकिन उसके पास जमीन की मालिकाना हक नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, उन आवे पजाओं की जमीनें पंचायतों ने कब्जा कर लिया और उनको सबको उजाड़ दिया। आज वो निहत्थे हो गए और आखिरकार उनको भट्ठे के ऊपर एक भट्ठा मजदूर बन के आज उस वर्ग को काम करना पड़ रहा है जो कभी ना कभी मिट्टी पकाने की कला का एक मालिक होता था। जो उसका आज भी घड़े के पानी की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी आरओ का पानी पी लो, किसी कंपनी का बिस्लरी का पी लो, किनले का पीला और पी लो, लेकिन जो घड़े की पानी की जो क्वालिटी है आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इन बहुत सी चीजों के ऊपर सरकारों को ध्यान देना होगा। आज जितने भी हमारे विवाह शादियों के अंदर ये जो इस्तेमाल होते हैं, कागज के कप होते हैं और इनके ऊपर बाकायदा वैक्स कोटेड होते हैं। जब भी कोई गर्म चीज इनके अंदर डलती है तो हमारे पेट में वैक्स का भी एक हिस्सा जाता है और उससे विभिन्न किस्म की शरीर के अंदर बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन हमें इस और सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। हमें एक अगर इस सख्ती से कानून लागू करेंगे कि कोई भी चाय की दुकान पर, किसी विवाह शादी में कोई एक्स्ट्रा जो आज इतना कचरा जो इकट्ठा हो रहा है
और जो डिस्पोज भी नहीं हो रहा और जो गल भी ना रहा प्लास्टिक का कचरा है, उससे भी निजात हो जाएगी। और हम इस बात से अगर सख्ती से लागू कर दें कि प्रत्येक चाय की दुकान के ऊपर या जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था है, चाहे विवाह शादी है चाहे कुछ है, वहां पर कुम्हार के बने हुए जो जिसको हम कसोरा बोलते थे, छोटा है कप टाइप का, उसी के अंदर चाय परोसी जाएगी, तो कितने देश के कुम्हारों के हाथों को काम मिल जाएगा। और उनको अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी आपूर्ति वो कैसे करेंगे, लेकिन आज वो सारी व्यवस्था है। आज उन्नत पकाने की कला है हमारे पास। आज बिजली के चाक हैं, वो चाकों के ऊपर बहुत तेजी से के ऊपर कच्चे कसोरे बनाए जा सकते हैं और उनको एक हीटिंग मशीन भी है, उसके नीचे से गुजरते ही वो पक भी जाएंगे। तो इस तरह से जो उन्नत किस्म की जो आज क्वालिटी पकाने की भी और बनाने की जो है, उसकी सारी की सारी ट्रेनिंग जो गांव में हमारे कुम्हार इस कला का प्रयोग करते थे, उनके बच्चों को उस कला के साथ जोड़ के आधुनिकतम जो कला है और उनको ये सारा काम देना पड़ेगा। तो पूरे देश के कुम्हार भाइयों में मैं समझता हूँ एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी तरह लोहार का काम है, जो भी लोहे के हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं वो बड़े कारखाने की बजाय हम गांव के अंदर लोहार को उसका मौका दें। अब बैंकिंग जो व्यवस्था है, बड़े बड़े कारखानेदार तो उनसे लोन ले लेते हैं, उनके अंदर बैंक के अधिकारी कमीशन खा जाते हैं और फिर बाद में वही हालात होता है जो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो लोग हजारों करोड़ लेके बाहर बैठे हैं। लेकिन बैंकिंग व्यवस्था अब भी अगर गरीब कारीगर कोई लोन लेना चाहे, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी फ्री लोन की व्यवस्था की है और मुद्रा लोन के माध्यम से सबको मौका दिया है, लेकिन मैं आज भी ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन को हमारी बैंकिंग व्यवस्था साकार नहीं होने दे रही है। आज भी बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र है उनके अंदर। और दूसरी बात यह है कि वो गरीब आदमी के पास देने के लिए, गारंटी के लिए कुछ नहीं होता। अब उनके पास मकान का मालिकाना हक गांव में नहीं है तो मकान को गिरवी नहीं रख सकते। उनके पास जो कभी पंचायतों के जमीन के अंदर वो ले बैठा दिए थे कि गांव में एक ग्रामीण कारीगर की जरूरत थी, उनका भी मालिकाना हक उनके पास नहीं है, तो बैंक में गारंटी किस चीज की दें? उनके पास केवल हाथों का हुनर है और हाथों की गारंटी कोई बैंक लेता नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं और एक लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से जो आत्मनिर्भरता का उनका जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है ना वो उनका साथ नहीं देता है और बैंकिंग व्यवस्था भी उनका साथ नहीं देती है। इसके लिए मैं समझता हूं कि प्रत्येक सरकार को एक आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशली वो आर्टिजन्स के लिए ही काम करे और जो आर्टिजन्स को जो सुविधाएं चाहिए, जो लोन चाहिए, वो बिना गारंटी उनको दे। और आधुनिक जो ट्रेनिंग है आज के समय की जो जरूरत है, आज कोई कितना बढ़िया हल बनाने वाला हो, अगर हल की डिमांड नहीं है गांव में तो उसकी क्वालिटी क्या करेगी? आज जो आधुनिक इम्प्लीमेंट्स हैं कृषि के, उनके निर्माण के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। और वो मैं समझता हूं एक आम दूसरा बच्चा जिस ट्रेनिंग को 6 महीने के अंदर लेगा वो 1 महीने के अंदर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके खून के अंदर एक कला बसती है। और वो पुश्तैनी जो काम करने वाले जो बच्चे हैं जिन उन परिवारों के, वो बहुत जल्दी उस बात को समझ जाते हैं, पकड़ जाते हैं। तो इसके लिए शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और हमारे नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री महोदय ने जिसका विमोचन किया है, जिसको डिक्लेयर किया है, मैंने उसका कुछ पार्ट्स पढ़ा है, तो उसके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षा को रोजगार मुखी बनाना पड़ेगा। मैं हरियाणा सरकार को भी इस बात के लिए एक धन्यवाद देता हूं कि पहली बार देश के अंदर भगवान विश्वकर्मा नाम के ऊपर कौशल विश्वविद्यालय की हरियाणा प्रदेश में स्थापना हुई है और उसमें आज की आधुनिक कलाओं के साथ जोड़ने के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था की है। अभी पूरी तरह से वो व्यवस्था लागू नहीं हुई है, लेकिन सपना है सरकार का और उस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो वो लागू भी हो जाएंगी। लेकिन वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद भी हमारा जो युवा है वो मैदान के अंदर खड़ा हो जाता है। अगर वो अपना काम करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है अपनी कला के माध्यम से, अपने मेहनत से, तो उसके पास पूंजी की कमी हो जाती है, जगह की कमी हो जाती है।
तो इन सारी बातों के ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। उसको पूंजी भी बिना किसी गारंटी के देनी पड़ेगी। हम बड़ी बड़ी सब्सिडी, बड़े बड़े उद्योग अच्छे ही खा जाते हैं, वो टैक्स की भी सब्सिडी ले लेते हैं, बिजली की भी सब्सिडी ले लेते हैं, लोन के ऊपर भी सब्सिडी ले लेते हैं। तो इतना बड़ा एक सब्सिडी का हिस्सा जो बड़े उद्योग खा जाते हैं वो ग्रामीण कारीगर को देना पड़ेगा। और ग्रामीण कारीगर को वो दे दिया जाए तो एक कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देखते हैं वो हमारा सपना साकार हो सकता है। इसके लिए महात्मा गांधी जी के विजन को पूरे देश के अंदर लागू करना पड़ेगा कि जो छोटे लेवल के ऊपर जिस चीज का निर्माण किया जा सकता है उसका निर्माण बड़ा कारखाना ना करे, बल्कि प्रत्येक गांव के अंदर ही ऐसी एक इकाई हो जहां पर उसकी ट्रेनिंग भी हो जाए और वहीं पर निर्माण उसका होने के बाद सरकार उसके द्वारा बनाए गए निर्माण की खरीद की व्यवस्था भी करे और उसको पूंजी की व्यवस्था भी करे। तो आज वो ढाका की मलमल का सपना भी हम साकार कर सकते हैं। हिंदुस्तान के कारीगर की बनाई हुई कलात्मक चीजें आज पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन ये बहुत साधना का काम है और तपस्या का काम है और इसके अंदर बहुत मजदूरी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि वो बनाते 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 उसका कोई भी कलात्मक जो काम है वो बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन उसकी भी व्यवस्था, एक्सपोर्ट की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। हमारे बहादुरगढ़ के अंदर एक राजेंद्र बोंदवाल नाम के व्यक्ति हैं जिनको शिल्प गुरु की उपाधि हिंदुस्तान सरकार ने दी है। उड़ीसा के अंदर भी हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं, वो आजकल नॉमिनेटेड हैं। तो उनकी भी मैंने स्वयं जाके उनका शोरूम भुवनेश्वर के अंदर जाके देखा है और वो अपने शोरूम के ऊपर ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को कला सिखाने का। तो वो बहुत कुछ इस वर्ग को दे सकते हैं, लेकिन वही बात फिर आड़े आ जाती है कि वो युवक वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको पूंजी चाहिए और जब तक उनकी बनाई हुई चीज की बिक्री की व्यवस्था सरकार ना करती तो फिर वो बेचारा उसकी कला भी यूं की यूं एक किस्म से रसातल में चली जाती है। उसको वो मेहनत चाह के भी जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ही व्यापक स्तर के ऊपर एक अध्ययन की भी जरूरत है। और एक मैं समझता हूँ भारत का जो खेतीहर मजदूर और ग्रामीण कारीगर, आज भारत के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवाओं का देश है और वो युवा भी गरीब की झोपड़ी के अंदर रहते हैं। आज आप देख सकते हैं शहरों के अंदर जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनमें मुश्किल से 2 वोट मिलेंगी। एक उनका बच्चा है वो कहीं ना कहीं विदेश के अंदर पढ़ रहा है और विदेश के अंदर पढ़ के वहीं पर सेटल हो जाता है। उस कोठी के अंदर 1000 गज की कोठी में केवल 2 बूढ़ा मिलेंगे, एक पति पत्नी मिलेंगे, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम गाड़ियां लुहार के गाड़े के पास चले जाएं, किसी गरीब के घर में चले जाएं, 5-5, 7-7 बच्चे तो आमतौर के ऊपर मिल जाएंगे। तो जो हम कहते हैं कि हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे के युवाओं की है, तो वो आबादी कहाँ पर है, वो युवा शक्ति कहाँ पर है? वो सारी की सारी युवा ताकत गरीब के घरों में है, कुछ साहूकारों की कोठियों में वो युवा शक्ति नहीं है। अगर उस युवा शक्ति को पूरी तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाए, उसको काम भी दिया जाए, काम के लिए पूंजी भी दी जाए, पूंजी के बाद जो वो निर्माण करे उसकी बिक्री की व्यवस्था भी की जाए, और जैसे एक व्यापारी अपनी लिमिट बनवा लेता है तो उस कोई भी वो उत्पादन करता है, अगर उसका बाजार में भाव नहीं है तो उस अपने माल को स्टॉक कर लेता है और लिमिट के माध्यम से जो बैंक के अंदर उसकी लिमिट होती है उससे उसका भुगतान कर देता है। तो उसका माल उसके पास रहता है, उसका उत्पादन उसके पास रहता है और जब बाजार में देखता है कि उसका भाव ठीक है तो उसको निकाल देता है। लेकिन एक कारीगर के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको चीज बनाते ही बेचनी पड़ेगी क्योंकि उसने रोटी खानी है, उसने कपड़ों की बच्चों की फीस देनी है, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, उसने बेटी की शादी करनी है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारी जो व्यवस्था थी उससे जोड़ के हम देखें इस बात को। पहले गांव के अंदर क्या था, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं समाज द्वारा शासित स्वायत्त अर्थव्यवस्था, यानी समाज ही पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था
और उसका शासन समाज खुद करता था। जैसे किसान के खलिहान में फसल आती तो खलिहान से ही हिस्सा निकल जाता था कि ये ग्रामीण लोहे के कारीगर का हिस्सा है, ये ग्रामीण लकड़ी के कारीगर का हिस्सा है, ये कुम्हार का हिस्सा है, ये मेरे खेती में जो मजदूर काम करता है ये उसका हिस्सा है, ये ब्राह्मण का हिस्सा है। सबका हिस्सा निकलने के बाद जो किसान जो खेती का मालिक होता उसके घर में चला जाता। अब वो व्यवस्था तो सारी टूट गई। आज सरकारी तंत्र के ऊपर सारी की सारी व्यवस्थाएं निर्भर होगी और जो समाज द्वारा शासित अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था सरकारी तंत्र के पास आ गई और आज सत्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था हो गई। आज सत्ताएं फैसला करती है कि किस वर्ग को क्या देना है, कितनी सब्सिडी देनी है, कितना अनाज देना है, कितना उसको अनुदान देना है, वो सारा का सारा सरकारी तंत्र के पास आ गया। और इस सरकारी तंत्र में ब्यूरोक्रेसी ने योजनाओं का निर्माण ऐसे तरीके से कर लिया कि उसके अंदर इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी, आम आदमी उस प्रक्रिया को पूरा ही नहीं कर सकता है और पूरा कर सकता है तो उसको समझ नहीं सकता है, और समझ भी जाता है तो उसको वो इतना मजबूर करते हैं कि उस तक वो सारा का सारा लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। मैं रोजाना ऐसी बातों से रूबरू होता हूँ। अब एक समय ऐसा था, गांव की बेटी सबकी बेटी थी, सबको पता था आपस में नौंदा निर्धार व्यवस्था होती थी, उसको पता था कि मैंने इतने लोगों की शादियों के अंदर इतना पैसा दिया है तो वो अपना वो भी वापस करेंगे और उसके बाद मेरी तरफ भी चालू करेंगे। उसको हरियाणा की भाषा में नौंदा व्यवस्था कहते थे। और इतना मेरा जो लड़की के मामा है भात दे देंगे, इतना चाची ताई सामान दे देंगी तो लड़की की शादी हो जाएगी। आज कन्यादान की राशि के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है, जो गांव का मजदूर है, और वो बेटी की शादी करने के बाद भी कन्यादान के लिए इतने चक्कर उसको अधिकारी लगवा देते हैं, कभी ये सबूत लाओ, कभी वो सबूत लाओ, कभी वो सबूत लाओ, और आखिरकार जो उसका एक सपना होता है भाई बेटी को मैंने जो कुछ दे दिया, वो सारी की सारे उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। कभी उसके ऊपर हलवाई के दबाव पड़ता है, कभी टेंट वाले का दबाव पड़ता है, फिर वो आखिरकार एक फाइनेंसर के पास जाके कर्ज उठा के और फिर सारी उम्र उसका कर्ज उतारने में लगा रहता है। तो इस व्यवस्था के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमने एक कारीगर कल्याण विकास बोर्ड है हमारा, जो भी भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड है। अब उसके माध्यम से स्कीमें तो सब बनी हुई है। ग्रामीण कारीगर के लिए जो भी उसमें रजिस्टर्ड हैं, औजार खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाता है, उसको साइकिल के लिए भी पैसा दिया जाता है। अगर औरत मजदूर है तो उसको सिलाई मशीन के लिए भी दिया जाता है। उसको 3 बच्चों तक 5,000 रुपये महीना, 6 महीने का अवकाश, प्रसूति अवकाश जिसको बोलते हैं, तो 30,000 रुपये देने की वो भी व्यवस्था है। 6,000 रुपये उसको सरकार उसी के माध्यम से खुराक का पैसा देने की भी व्यवस्था है। लेकिन मैं रोजाना ऐसे अनुभवों से रूबरू होता हूँ जब लोग चक्कर काटते रहते हैं कि मैंने 1 साल पहले बेटी की शादी की थी और आज तक मुझे कन्यादान की राशि नहीं मिली, मुझे कोई साइकिल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं मिला, मेरी घरवाली को बच्चा हुआ था उसके लिए कोई प्रसूति अवकाश का भी पैसा नहीं लिया, और अधिकारी चक्कर कटाते रहते हैं और वो बेचारे ठोकरा खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी समाज की व्यवस्था जो सरकार के पास चली गई तो ये समाज के पास ही होनी चाहिए थी, और इन व्यवस्थाओं को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो इसका जो शासन तंत्र से इसको निकाल के मैं समझता हूं या पंचायती राज तंत्र के साथ भी जोड़ दिया जाए तो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। आज हमारी पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी की जकड़ के अंदर है। कोई भी सरपंच स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता है। वो जब तक उसका बीडीओ, जब तक उसका जेई, जब तक उसका, हालांकि एक सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, वो सरपंच का नौकर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सरपंच के ऊपर हावी होके रहता है। सारा कागजात का काम उसके पास होता है, वो अपने ढंग से चलाता है और पता नहीं कितनी मजबूरियों के अंदर वो गांव की व्यवस्था को डाल देता है, और कई बार तो सरपंच चाह के भी गांव के विकास नहीं कर पाता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें मेरे कुछ सुझाव भी हैं कि गांव के ढांचे का पुनर्निर्माण करना है तो पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार देने पड़ेंगे। जब तक ये गांव का सरपंच गांव के
पटवारी की, गांव के पंचायत सेक्रेटरी की ACR लिखने का अधिकार नहीं देंगे तो उसके ऊपर इसी तरह हावी रहेगा। एक पंचायत समिति के चेयरमैन को BDO की ACR लिखने का अधिकार होना चाहिए। एक जो जिला परिषद का चेयरमैन है उसको DC की ACR के ऊपर टिप्पणी भेजने का अधिकार होना चाहिए। तब इन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगेगी और जो एक लोकतंत्र का जो सपना है, जो पंचायती राज का जो सही स्वरूप है, तब जनता के सामने आएगा। क्योंकि आज अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर सख्ती से काम किया जाता है फिर भी वो कोई न कोई ऐसा तरीका निकाल के जनता को परेशान करने का तरीका निकाल लेते हैं। तो मैं इस बात के माध्यम से कहता हूं, आज बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार ने लागू की हैं MSME के माध्यम से। हमारे जो दलित वर्ग के भाई कोई कारखाना लगाना चाहें तो उनको लोन की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैंने चेयरमैन के रहने के नाते 4 साल तक मैं चेयरमैन रहा। मैंने कई जगह जाके, मैं लुधियाना MSME सेंटर के अंदर गया और मैंने वहां पर ट्रेनिंग का सिस्टम देखा। तो वहां पर हम भेजना चाहते थे, जो गांव में एक गाड़िया लोहार जो एक गुमंतु जाती है, मैं इनके अंदर गया। मैंने कहा कि वहां एक हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो टेम्पराइज करते हैं लोहे को, उसको अनपढ़ आदमी भी कर सकता है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। और पढ़ा लिखा तो, क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है, उसके मशीन के सामने हीट बहुत ज्यादा होती है, खड़ा भी नहीं होना चाहता। लेकिन उनकी एक मजबूरी थी गाड़िया लोहार लोगों की कि जी हम वहां लड़के को भेज तो देंगे, साल 6 महीने ट्रेनिंग तो दिलवा देंगे, लेकिन 6 महीने तक हम खाएंगे क्या? ये तो रोजाना मजदूरी करके लाता है और उससे हमारा परिवार का गुजारा चलता है। तो फिर ऐसे मामलों में सरकार को उन लोगों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए, घुमंतु लोगों को, जो और भी जो ग्रामीण कारीगर हैं। एक ट्रेनिंग जितने दिन तक वो लें तब तक भी उनको इतना पैसा मिलता रहे जो एक मजदूर के रूप में घर में गुजारे के लिए वो करते थे। तो वो ट्रेनिंग भी ले लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अपना स्वयं का काम भी शुरू कर देंगे। स्वयं की ट्रेनिंग लेने के बाद उनके लिए लोन की व्यवस्था हो। अब लोन की व्यवस्था हो, उनके पास गारंटी नहीं है, उनके पास केवल हाथ है, तो गारंटी फ्री लोन की व्यवस्था हो। और इसमें तभी हो सकेगा कि हम बैंकों के माध्यम से ना करके प्रत्येक जो स्टेट है हिंदुस्तान की, उसमें कर्नाटक की तर्ज के ऊपर आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए और वो डेवलपमेंट बोर्ड उन दस्तकार वर्ग के लोगों को उनके हाथ को मुहैया करवाने के लिए उन स्कीमों को उनको दे, और जो उनके बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं उनकी शिक्षा का लोन भी वही बोर्ड दे। उसको और दूसरा काम ही ना हो सिवाय दस्तकारों को संभालने के, उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं होना चाहिए। और उसकी हर साल मॉनिटरिंग हो कि दस्तकार वर्ग के कितने बच्चों को बोर्ड के माध्यम से शिक्षा मिली है, कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली है और कितनों को ट्रेनिंग के बाद उनके निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया है, और उन्होंने जो उत्पादन किया है अपने निजी व्यवसायों के माध्यम से उनकी बिक्री की क्या व्यवस्था की है। इसके लिए सरकारी एजेंसी स्पेशली एक मॉनिटरिंग की हो और जिसके अंदर केवल पब्लिक के भी कुछ आदमी हों, और अगर हम कह सकते हैं संगठन के भी आदमी को भी जोड़ा जा सकता है, तो उसकी एक सही मॉनिटरिंग हो सकती है, निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। तो हम एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जो कुटीर उद्योग के माध्यम से देखते हैं, लघु उद्योग के माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से देखते हैं, वो पूरी तरह से सपना साकार हो सकता है। और मैं समझता हूँ भारत के पास जो एक युवा शक्ति की ताकत है, बहुत से दूसरे देशों में मैन पावर की कमी, और अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, कनाडा के अंदर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और उन लोगों को वहां उन देशों को और भी मैन पावर की जरूरत है, और भी बहुत से ऐसे देश हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। तो अगर इस ग्रामीण युवा शक्ति को आज के आधुनिक हुनर की कौशल विकास के माध्यम से उनके हाथों को कारीगर की ट्रेनिंग दी जाए, दिमाग की उनके पास कोई कमी नहीं है, पुश्तैनी उनके जो काम थे उसी के उनके ब्लड में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो काम को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, और सीखने के बाद उनको विदेशों में भेजने की, उनकी वीजा लगाने की, उनको बाहर जाने की व्यवस्था सरकार करे, तो मैं समझता हूँ यहाँ तो उत्पादन होगा ही होगा। जितने युवक यहाँ से बाहर चले जाएंगे
वो पूरे विश्व के ऊपर हिंदुस्तान का तंत्र छा सकता है। जो विश्व गुरु का सपना जो हम देखते हैं भारत के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए भी ये एक कुटीर उद्योग और लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग का जो की योजना है, उस सपने को भी ये योजना साकार कर सकती है। तो आज भारत को इस विषय के ऊपर गंभीरता से लेकर विभिन्न सभी प्रदेशों के अंदर एक विजनरी लोगों की टीम बना के और पूरी व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो उन्होंने एक सपना लेके भारत के युवाओं के लिए पूरे विश्व में इनका नाम के लिए जो देखा है, वो सपना हमारा साकार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद काफी बात होगी या और कोई इसमें आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है। आपने कहा भारत युवाओं का देश है। कहा जाता है संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जवाना चलता है। मतलब भारत इतनी युवा है भारत में कि जो चाहे भारत कर सकता है। आपके वक्तव्य को अनंत कोटि नमन करते हैं, आपके उद्बोधन को, मार्गदर्शन को, पाथे को, आपके बौद्धिक को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। और जो भी लोग कार्यक्रम से जुड़े होंगे सभी कहीं ना कहीं हृदय से प्रफुल्लित हो रहे होंगे। आपने गड़िया लोहार की बात की, जो रियली में वो करने लायक भी है। मतलब अगर आप देखें तो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनके पास बोला आपने कि उनके पास देने लायक कुछ होता नहीं है। हम 3 महीना काम करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे क्या? तो भारत सरकार कहीं ना कहीं, आप सरकार में है तो आप चीज़ों को मजबूत कर रहे होंगे। और आपका जो जीवन है वो बचपन से मुझे लगता है सामाजिक कार्यों में हमेशा गतिशील रहे हैं और बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी दिया है। आपने मलमल के बारे में चर्चा किया। आपने एक और भी जिक्र किया कि DNA, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं और हम उनकी चीज़ों को हम अभी भी उनसे 10 साल पीछे हैं। हम कितनी भी पूरा ताकत लगा लें तो भी हम उनसे आगे नहीं बढ़ सकते उन चीज़ों में। लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं। आपने बोला मलमल की साड़ी की बात, तो अगर हम आज 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोई सीख करके अगर बनाए तो विदेश से बढ़िया साड़ी हम बना सकते हैं, क्योंकि उनके DNA में है, उनके ब्लड में है कि ये सारी टेक्नोलॉजी। तो हम उस चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं जो जिस बारे में हमें पता है हम उनको कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर। हमारे साथ विशाल जी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी आप यूपीएससी के छात्र हैं, बिहार प्रदेश में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का काम देख रहे हैं और श्रीमान जी द्वारा बहुत ही सुंदर अद्भुत व्याख्यान आपके हुआ है। तो मैं विशाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोग जुड़े थे। लिखा है कि इसमें आया विश्व कल्याण, विश्वकर्मावंशी शिल्पकारों, शिल्पी ब्राह्मणों के कौशल एवं पुरुषार्थ के बल पर भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया रहा है। बहुत सही। उसने ग्रामीण भारत की सर्वाधिक भूमिका थी, ही है और आगे भी रहेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण क्षेत्र को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसा श्रीमान रामचंद्र जांगनाथ जी ने कहा है, हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत को जैसे शरीर को सही रखने के लिए हाथ पैर आंख सबकी भूमिका है, उसी प्रकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की सबसे ज्यादा भूमिका है, हाथ पैर से भी ज्यादा। आज फिर उन शिल्पकारों को उचित सम्मान देते हुए वांछित सहयोग किया जाए, ऐसा लिखा है लोक कल्याण पेठ न्यास, डॉक्टर आचार्य विक्रम देव जी जौनपुर में हैं और पतंजलि योगपीठ में आप बड़े ही गतिशील है प्राच्य। तो कई सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग जुड़े अपने कार्यक्रम के साथ में। बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ और कार्यक्रम का जो उद्देश्य आपने पूरा किया। तो मैं विशाल जी को आमंत्रित करूंगा। विशाल जी आपका स्वागत, अभिनंदन है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मनीष जी, बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्याख्यान रहा माननीय रामचंद्र जागड़ा जी भाई साहब का। आपने जिस प्रकार से स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के मंच पर आप आए और जिस प्रकार से आपने स्वदेशी भारत के ग्रामीण भारत को जोड़कर बताया, ये सबसे बड़ी आज के कार्यक्रम की सफलता है कि ग्रामीण भारत को सफल बनाए बिना हम स्वदेशी भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और ग्रामीण भारत की सफलता को और विफलता क्या है जिसमें हम अभी तक सफल नहीं हुए, उन सभी पहलुओं को जिस प्रकार से आपने स्पष्ट किया, ये हम सब के लिए सोचनीय विषय है और हम सब के लिए प्रेरणा है कि हम इन सब चीज़ों को, आपके द्वारा बताए गए बातों को सभी लोगों तक पहुंचाएं और किस प्रकार से ग्रामीण भारत में तकनीक का प्रयोग हो, ये सब चीज़ों का अनुकरण करने की जरूरत है हम सबको और समझने की जरूरत है। आपका सभी श्रोताओं की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं या
अप्रत्यक्ष रूप से किस भी माध्यम से जुड़े हैं, सभी श्रोतागण आपका आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन है, स्वागत है, भाई साहब को प्रणाम है, धन्यवाद। जी धन्यवाद।